नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जहां आज बात होगी आपके मुनाफे की। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। अक्सर महीने की शुरुआत में हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, रूम रेंट, बच्चों की स्कूल फीस आदि जगहों पर खर्च हो जाता है। ऐसे में पूरे महीने का खर्चा चलाना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सब चीज़ों पर खर्च हो रहा है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहा जाता है कि पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन पैसे से पैसा तभी बन सकता है जब आप उसका सही इस्तेमाल करना सीखें, यानी सही जगह पर बचत या निवेश करना सीखें। निवेश से हमारा मतलब उन जगहों पर निवेश से है जहां से ज़्यादा रिटर्न मिलता हो। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि एक अच्छे भविष्य के लिए अपने फंड की प्रॉपर प्लानिंग कैसे करें, कहाँ निवेश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर पाए। बचत और निवेश के गुर सिखाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर राम शाह, जो गुवाहाटी स्टेट फिनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर भी है। बहुत बहुत स्वागत है राम शाह जी आपका स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप जुड़े हैं इस खास कार्यक्रम के लिए। राम शाह जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी और ये आपसे जानना भी चाहूँगी, आपका जो विचार है वो लेना चाहूँगी कि अगर हम स्मॉल सेविंग की बात करें तो केंद्र सरकार ने इसकी जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, उसे तिमाही के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो गई है। कैसे देखते हैं आप? और अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो क्या लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए या कोई बेटर ऑप्शन चूज़ करने चाहिए? डेफिनेटली जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसका फ़ायदा अपने आम निवेशकों को ज़रूर उठाना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ ऑप्शन आ गए हैं जहाँ पे 8% से ऊपर के इंटरेस्ट आ रहे हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो पहले 15 लाख का लिमिट होता था वो बढ़ा के 30 लाख तक कर दिया गया है। तो ये गारंटेड फॉर 5 ईयर्स होता है, तो उसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक साइकिल होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी जिस तरह से बढ़े हैं लास्ट 2 सालों में हमने देखा है, काफ़ी पहले इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे था, अभी बढ़े हैं। तो ये बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में जो 8-8.25% या अगर सीनियर सिटीजन आप हो तो आपको 0.25 से 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा अपने को डेफिनेटली लेना चाहिए। प्लस जो हम इमरजेंसी फंड प्लानिंग की बात करते हैं, जो हमें कुछ 3 से 6 महीना या कुछ जगह पे अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर की है तो आपको एटलीस्ट 2 साल के पैसे, जो आपके 2 साल का घर का खर्चा होता है, उसके पैसे अगर आप एफडी सॉर्ट इस तरह के फंड में रखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलता है। तो मैं इस टाइम पे ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट का हमें फ़ायदा मिल रहा है उसको उठाना चाहिए आज के टाइम। बिल्कुल राम शाह जी, काफ़ी अहम बात आपने कही है। जिस तरह बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे उन लोगों को क्या सलाह आपकी रहेगी जिनके पास, जो नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन पेंशन उनको नहीं मिलेगा? ऐसे में एनपीएस वगैरह कुछ सिस्टम्स वगैरह है बचत के लिए, लेकिन पेंशन मिलता रहे, एक मोटी रकम मिलती रहे जब 60 साल की उम्र हो जाए उसके बाद भी, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी एज, किसी की एज 30 साल के नीचे है और आप 60 साल के बाद की रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत ही लंबा समय है रिटायरमेंट एज के लिए। तो इस समय में क्या होता है कि हम लोग इसको एक 30-30 प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप 30 ईयर्स तक, हम 30 ईयर्स की एज में एक स्टेब्लिश अपने आप को फील करते हैं जहाँ पे हम कमाना चालू करते हैं, एंड नेक्स्ट 30 ईयर्स तक हम उस पैसों को सेव करते हैं, सो दैट नेक्स्ट 30 ईयर्स हम रिटायरमेंट एज को पोस्ट 60 पकड़ रहे हैं। तो आज की लॉन्जिविटी जो है वो 90-95 ईयर्स तक पहुंच रही है बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आपको ये देखना है कि ये इतना पैसा आप जमा कर लो कि 60 ईयर्स के बाद आपका वो किटी अच्छे से, मतलब आपका पोस्ट रिटायरमेंट आपको हेल्प करो पैसा। बिकॉज एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक है, जो बहुत लोग रिटायरमेंट को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको कोई भी चीज़ों के लिए लोन मिल सकता है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, बच्चों का एजुकेशन है, पर्सनल, सब चीज़ का लोन मिल सकता है। बट आप एक चीज़ देखना है कि रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता है, और उसमें पैसे की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। हेल्थ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उसमें हेल्थ पे खर्चे होते हैं, हर तरह के रिक्वायरमेंट आते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपने ढंग से कर रखी है, तो आपको बच्चों पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास रहेगा। एंड अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास है तो आप देखोगे कि आप अपना डिसीजन खुद ले पा रहे हो। ऑल्दो आप इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे अपने फैमिली के ऊपर, बट फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो हमने जो देखा है ओल्ड एज होम में या कहीं भी आप देखो, वहाँ पे क्यों लोग जाते हैं, बिकॉज उन्होंने फाइनेंशियल में बहुत मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा है क्या, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो अगर हमने रिटायरमेंट को सही ढंग से कर लिया है, प्लानिंग अच्छे से की है, तो आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कभी नहीं आना है। एंड रिटायरमेंट को मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी लोग देख रहे हैं
उनको कि आप ये रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत अच्छे से इसको बहुत महत्व दें, बिकॉज ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आज के टाइम में लोग 60 की एज में रिटायर करना नहीं चाहते हैं। आज हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जो 45-50 की एज में रिटायर करना चाहते हैं। ओल्ड एज में क्यों रिटायर करें? मैं पैसा इतना जमा कर लूँ कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, एंड मैं 50-40 की एज में भी रिटायर कर सकता हूँ। अपने पैशन को परस्यू करना है तो अगर मैंने ढंग से प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग अच्छी हो रखी है, तो रिटायरमेंट हम पहले भी कर सकते हैं। 60 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल रामशाह जी, जिस तरह आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कम उम्र में निवेश करते हैं तो फ़ायदा अधिक है। यस, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंस हु नोज इज ही अर्न्स इट। तो आज देखो, आप अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखते हो, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर 25,000 रुपये की कोई SIP म्यूचुअल फंड में करते हैं, वो पहला 1 करोड़ बनने के लिए करीबन 14 से 15 साल लगते हैं। नेक्स्ट 1 करोड़ बनने के लिए, मतलब 1 से 2 करोड़ बनने के लिए 5 साल, उसके बाद थर्ड 1 करोड़ बनने में 4 साल, एंड फोर्थ 1 करोड़ बनने के लिए आपको 2 साल का ही टाइम लगता है। तो आप पहला 1 करोड़ जो बनने में इतना 15 साल का टाइम लगा, उसके बाद जो 1 करोड़ बन रहे हैं वो काफ़ी फास्ट बन रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है। तो अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और शुरू में क्या होता है, 2-3 सालों 4 सालों में हम वो रिटर्न्स को देखते हैं और मज़ा नहीं आता है। अभी एक बच्चा है, बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है तो बच्चा पैदा होते चलना नहीं चालू कर देता है, उस पर बहुत टाइम देना पड़ता है। वो धीरे धीरे के बेबी वॉक से चलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, फिर आगे धीरे धीरे तो टाइम लगता है उसको बड़ा होने के लिए। तो जो आप इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, उसको भी उसी तरह का अगर टाइम देते हो तो ये भी आपके लिए वो सहारा बन सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए पैसा आपके लिए काम करेगा। बिकॉज अभी जो हम लोग इनकम कर रहे हैं अपनी नौकरी से या बिजनेस से, वो एक्टिव इनकम है। जब मैं बिजनेस या सैलरी जॉब चली जाती है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मेरा एक्टिव इनकम आना बंद हो गया। बट कितना अच्छा रहेगा कि मैं काम करूँ नहीं करूँ, मेरा पैसा मेरे लिए काम करता रहे। बिल्कुल, पैसे से पैसा बनता पैसे से पैसा बना। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को कहा है कि अगर आप चाहते हो कि 15 साल बाद कि रश्मि एक अलग रश्मि काम करे, आपकी क्लोनिंग कर दी जाए, वो क्लोन काम करे और आप अपना फॉरेन वेकेशन या जहाँ भी जाना चाहो आप जाओ, आराम करो, तो वह करने के लिए एक दिन में तो बनेगा नहीं। क्लोनिंग इज़ नॉट अलाउड, बट फाइनेंशियल क्लोनिंग आपका किया जा सकता है। सिंपल चीज़ है, अगर आप अपने इनकम का 20% के आसपास अगर आप हर मंथ सेव करते हो, 20% आज सेव करते हो, जिससे से आपका इनकम बढ़ता है, उस बढ़े हुए इनकम में थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाते रहना है सेविंग्स। 15 साल के बाद आपका पैसा आपके लिए काम करना चालू कर दे, वो इतना इनकम जनरेट कर देगा कि आप काम करो नहीं करो, आपका घर खर्चा या जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज कर पाएगा। तो इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आज ही इन्वेस्ट किया और कल से रिटर्न बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है। और ये कभी हुआ भी अगर साल 2 साल में, यानी इसके लिए हमें एक लंबी अवधि का इंतजार करना चाहिए। यस, अगर 10 साल 15 साल थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। आप रिटायरमेंट की बात करें तो आप सोचो रिटायरमेंट के बाद कितने साल रहना है, 30-35 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो हम लॉन्ग टर्म की बात करें। अगर 1-2 दिन की तो बात हम कर नहीं रहे, तो उस 1-2 दिन की बात नहीं करते, तो बड़े लंबे समय का पैसा बनाने के लिए थोड़ा समय आपको देना जरूरी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं रामशाह जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है समझना। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अच्छी तरह से समझा दिए कि किस स्कीम में और इसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका जो लाभ है वो ज़्यादा मिल सकता है हमको, या जैसे आप बता रहे हैं SIP वगैरह। देखिए, अपने कस्टमर का सभी का रिस्क एपेटाइट के ऊपर होता है। अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की बात मैं करूं, म्यूचुअल फंड में हमारे पास अपने पास बहुत अलग अलग तरह के स्कीम्स, थैंक्स टू सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमपी म्यूचुअल फंड, सभी ने मिलकर काफ़ी ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ला दिया है कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली इक्विटी म्यूचुअल फंड, हर तरह के फंड्स उसमें हैं। आप डेट फंड में एक दिन से लेकर के आप 100 साल की इन्वेस्टमेंट, हर तरह के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है उसके हिसाब से सोच के कर सकते हो। जैसे अगर आपको पैसे की ज़रूरत 7 डेज़ के बाद है तो आप लिक्विड फंड वगैरह है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बिजनेस फंड है तो उसके लिए अलग है। अब जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 ईयर्स प्लस है और आपको रिस्क लेने की इच्छा कम है, तो आप लार्ज के फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। तो उसमें आप जो टॉप कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आज के टाइम में 16 लाख करोड़ है, एंड जो 100 नंबर की कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यूएशन 48,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कंपनीज वहाँ पे है। तो वहाँ पे रिस्क भी अपना कम होता है एंड आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर। अब उससे थोड़ा सा अगर ड्यूरेशन आपका बड़ा है एंड आप
थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हो तो मिड कैप फंड है, जहाँ पे 101 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से 250 नंबर की कंपनी जो इंडिया की रैंकिंग है उसके हिसाब से इन्वेस्ट होती है। एंड उसके बियॉन्ड अगर जाना है तो स्मॉल कैप कंपनीज है जो 251 नंबर के बाद की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो आपका अगर यंग एज है, शुरुआत करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स है या बैलेंस्ड फंड कैटेगरी से आप स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है तो आप अलग अलग स्मॉल कैप मिड कैप में वो थोड़ा रिस्क एपेटाइट उसके लिए ज़्यादा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाहजी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। यस। आज हम बात कर रहे हैं बचत और निवेश की, और हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर राम शाह जी स्टूडियो में मौजूद है। जी राम शाह जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस बारे में हम बात कर रहे थे। आपसे अच्छी तरह से समझना चाहेंगे कि ये जो अभी म्यूचुअल फंड में जो नए निवेशक हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में, और सब में रिस्क फैक्टर किस तरह का है, एलोकेशन उसमें किस तरह का हमें रखना चाहिए। देखिए, अगर आप नए निवेशक हो तो पहले तो आपको बैलेंस कैटेगरी के फंड होते हैं। लार्ज कैप तो हो गए कि टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया में आप इन्वेस्ट करते हो। जो टॉप 100 कंपनी, आज टॉप कंपनी को आप देख लो, रिलायंस है, SBI, इन्फोसिस, TCS, इस तरह की कंपनी है। जो टॉप 100 कंपनीज इंडिया की है वो हो गए लार्ज कैप कंपनीज़। तो ये लार्ज कैप कंपनीज काफ़ी पुरानी कंपनीज भी है और इसमें आपका रिस्क जो रहता है दूसरे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपेरिजन में काफ़ी कम रहता है। तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद मिड कैप के बाद, लार्ज कैप के बाद आ गया आपका मिड कैप। मिड कैप में हो गया कि आप 101 नंबर की कंपनी से लेकर 250 कंपनी। तो इसमें भी आपका, अगर हमने लॉन्ग टर्म की स्टडी की थी, जो 15-20 साल से अगर कोई SIP वगैरह रन कर रहे हैं तो जो रिटर्न्स बने हैं, आप स्मॉल कैप और मिड कैप, लार्ज कैप, इन तीनों की कैटेगरी अगर मिलाई जाए, लार्ज, मिड, स्मॉल, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं पिछले 10 सालों में वो मिड कैप ने बना के दिए हैं। बिकॉज मिड कैप की कंपनीज में क्या होता है कि इनमें वो जान होता है कि कल को ये लार्ज कैप बन सकते हैं और इसमें थोड़ी ठहराव भी होती है। अच्छा। तो अगर रिटर्न्स के पॉइंट से देखा जाए मिड कैप अच्छे फंड बनते हैं। मगर एक चीज़ फिर वही होता है कि एज बिकॉज हम लोग इक्विटी में डील कर रहे हैं, आप शेयर्स वगैरह की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास वो टाइम है, थोड़ा समझ है, तो आप खुद भी कर सकते हो। आज के बहुत सारे फंड्स आ गए जहाँ पे आप डायरेक्ट वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें लगता है कि क्योंकि बिकॉज इसमें आपका हार्ड एंड मनी इन्वॉल्व है, आपको पैसे को कैसे लगाना है, क्या है समझने में, तो आप वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर का आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो, जो आपको ढंग से गाइड करेंगे कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। बिकॉज देखिए, कोई पर्सन है, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि आपका जो इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए 100 माइनस योर एज। अगर कोई 30 ईयर्स के पर्सन है तो उनका 100 माइनस 30 70% उनका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। ये हो गया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। बट बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो 60 की एज में है, बट उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं, मैं 40% नहीं, मैं 100% इक्विटी में लगाऊंगा, क्योंकि उनको मार्केट की समझ है या उनको इस मार्केट को उन्होंने देखा है। तो इसीलिए जो एक स्टैंडर्ड रूल है वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मेरा एक ही रहेगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, आप खुद भी करना चाहते हो खुद कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आप ले लो, उसमें अच्छा रहता है। और अगर आपको सिंपल में जाना, लार्ज कैप, मिड कैप सब में नहीं जा करके, जैसे म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपके पास फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, जो आपको कोई फंड्स की सिलेक्शन नहीं करनी है, फंड मैनेजर अपना रिसर्च टीम के थ्रू वो सिलेक्शन करते हैं। तो अपना रिस्क ये, तो हमारा रिस्क उतना नहीं रहता है, तो अपने फंड मैनेजर को दे दिया, फंड हाउस को दे दिया, वो पैसे को मैनेज करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या है, आपको लार्ज मिड कुछ भी आपको चूज़ नहीं करना है। वो फंड मैनेजर टाइम को देखते हैं कि उनको कब लार्ज कैप में रहना है, कब मिड कैप में रहना है, कब स्मॉल कैप में या कब डेट फंड में जाना है, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, तो हम फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के फंड है, तो उसमें जा सकते हैं। फिर बैलेंस्ड कैटेगरी हो गए, जहाँ पे आपका 65% इक्विटी, 35% डेट रहते हैं, सेफ्टी उसमें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड अभी कुछ अलग तरह के फंड आए हैं जो बोल सकते हो कि जैसे आपका मंथली इनकम प्लान के हिसाब से, कि आपको पैसा मंथली कुछ पैसे आपको पैसे विड्रॉ होते रहे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान,
वो सब के लिए भी अपने कुछ कुछ फंड्स होते हैं जहाँ पे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी है, जो आपको एफडी के बराबर या एफडी से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न देते हैं, एंड उसमें सेफ्टी काफ़ी मैनेज किया जाता है, काफ़ी अच्छा। तो आपको सेफ्टी भी देखना होगा हमको, क्योंकि सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रख के हम लोग बचत या फिर निवेश करते हैं। ट्रू। अच्छा, जिस तरह से लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, कोई एसआईपी में निवेश कर रहा है, कोई जो सेविंग स्कीम्स में है उसमें रख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पोर्टफोलियो जो हमारा बनता है उसे कितना डाइवर्सिफाई होना चाहिए और उससे क्या बड़ा हमको एक फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, पोर्टफोलियो जब भी आप बनाते हो, पोर्टफोलियो को एक ही तरह के फंड में रखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वे डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। अभी सारे पैसे अगर मेरे इक्विटी म्यूचुअल इक्विटी में ही पड़े हुए हैं, अब कोविड जो सिनेरियो आया था अभी 2020 अपना रिसेंटली हो गया, उसमें तो सारे मार्केट बंद, सब कुछ बंद, उससे मार्केट भी डाउन है, सब कुछ नुकसान हुआ है, सब लोगों को ही। ठीक है, मार्केट जल्दी रिकवर करेगा, फोन तो फास्टेस्ट रिकवरी था। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंडिंग नहीं है, आपका 6 महीना साल भर का पैसा सेविंग्स अकाउंट या बैंक एफडी डेट फंड में नहीं है जहाँ पे मार्केट के अलावा रहे, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज हमने देखा है उसमें लोगों की नौकरी चली गई, इनकम आना बंद हो गया, हम बाहर नहीं जा पा रहे, बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए हम बाहर नहीं जा पा रहे, इनकम स्टॉप हो गई। उसमें अगर मेरा इमरजेंसी फंडिंग नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हुआ है। फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग तो हम लोग करते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग, बट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, डाइवर्सिफिकेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमें रिस्क को भी भूलना नहीं है, जो रिस्क को भी ध्यान रखना है। प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं ना, तो उसमें आपको इंश्योरेंस जैसे टर्म पॉलिसी हो गई, टर्म पॉलिसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। जिस तरह आप बता रहे हैं इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंश्योरेंस को अगर हम देखें, कई लोगों को हम देखते हैं कि उसको लेकर वो जागरूक नहीं है और एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे कि टर्म इंश्योरेंस कराए या वो इंश्योरेंस कराए जिसमें हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कौन सा ज़्यादा सही है? देखिए, हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह देखा जाए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप अलग बास्केट रखें, बहुत कुछ है। टर्म प्लान क्या करता है आपको कि कम प्रीमियम में, बहुत कम प्रीमियम में आपको एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे जाता है। बिकॉज कल आज कब किसको क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। अगर मैं 60 साल तक जिंदा रह गया तो मैं बहुत ही कमाऊंगा, बट आज ही कुछ हो जाए तो क्या हो सकता है। तो मेरे घर वालों का लिविंग स्टैंडर्ड मैनेज करने के लिए जो डेट वगैरह मेरे घर वालों की उधारी वगैरह वो कहाँ से फुलफिल होगा, तो वो सब मैनेज करने के लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उससे क्या होता है, कम प्रीमियम में आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है और इसका जो प्रीमियम रहता है वो 60 साल 80 साल जो भी आप टर्म लेते हो वो फिक्स रहता है। तो टर्म प्लान तो आपको करवाना ही चाहिए। साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस को आप नेगलेक्ट ना करें। हेल्थ इंश्योरेंस ने हमें सिखाया, जो कोविड आज 3 साल पहले हमने सभी ने फेस किया था, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना कितनी बड़ी नासमझ मूर्खता थी। बहुत बार लोगों ने डिपेंड किया है कि मैं कॉर्पोरेट अगर एम्प्लॉय हूँ, मैं अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंड कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस को, अपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देख रहा हूँ। बट कल को अगर जॉब चली जाए, बहुत लोगों की कोविड के टाइम में जॉब गई और उसमें मुझे हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा जरूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है, फिर कुछ हेल्थ पॉलिसी में होता है कि आप कोई बीमारी पे 1 साल 2 साल की वेटिंग पीरियड होती है। तो आप मेरे हिसाब से एक छोटा ही सही, बट आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अच्छा शाह जी, अगर हम बात करें चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, तो बच्चों के लिए, क्योंकि माता पिता तो कमाते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, विदेश में पढ़ाई करे या अच्छी पढ़ाई आगे की करे या फिर शादी वगैरह का खर्च उठाए, तो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमें कब शुरू करनी चाहिए और क्या अच्छे स्कीम्स हैं? देखिए, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो बच्चा अगर जन्म लेते ही अगर उनका चालू कर दे फर्स्ट ईयर के अंदर ही, तो क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे हमने कहा था आपको कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उनका पैसा उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। बिकॉज अगर आप 1 साल की एज में बच्चे का चालू करते हैं, उनको पैसे, ज़्यादातर लोग लेकिन उसमें लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इसके अलावा कौन सी जो स्कीम्स है जो अच्छा है? देखिए, अगर गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में बहुत अच्छा प्लान लॉन्च किया था, सुकन्या समृद्धि योजना। तो उसमें भी शायद इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। यस, 8% प्लस। तो उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगर गर्ल चाइल्ड है, 10 साल के बच्चे तक, 0 से 10 ईयर्स की डॉटर के एज तक आप कर सकते हो, एंड 21 ईयर्स में मेच्योरिटी इसकी आती है, काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, गारंटेड है, तो उसमें आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा अगर करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स है, आप PPF वगैरह कुछ उसमें कर सकते हो, तो आप प्लीज़ उसमें करवाओ बच्चे लोग के। बट एक चीज़ और मैं साथ में बोलना चाहूँगा कि आप जब बच्चे लोग का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड हम लोग पूरा पैसा ना, एक सैलरी क्लास या बिजनेस क्लास, हम लोग क्या करते हैं कि पूरा पैसा अपने बच्चों का एजुकेशन के हिसाब से डाल देते हैं, हम अपने रिटायरमेंट की बात नहीं करते हैं। बट एक चीज़ समझिए आप कि आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान मिल सकता है, चाइल्ड को
जब भी चाइल्ड बड़ा हो रहा है, मेरा क्लास 12 में जा रहा है, ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें उनके लिए लोन मिल सकता है। अब मैं अपने क्लाइंट को एक ही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना बच्चों के नाम पे थोड़ा सा करो, अपने नाम पे भी खुद अपने नाम पे भी इन्वेस्ट करो, पेरेंट्स के नाम पे भी इन्वेस्ट होना चाहिए। अब बच्चे के एजुकेशन के समय जो पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए हमें लोन प्रीफर हम लोग करते हैं कि आप लोन दो, लोन लो। लोन से क्या होता है बच्चे के लिए कि अगर वो बच्चे को लोन मिला और लोन रिपेमेंट की आदत बच्चे को बन गई, से वो लाख रुपए की सैलरी अर्न कर रहा है, अब उसमें 40 से 50,000 रुपये उसका EMI में जा रहा है एजुकेशन लोन के लिए, तो उसको शुरू से वो अपना खर्च और शुरू से उसको सेविंग्स की आदत पड़ गई, लाख रुपये कमा रहा है, 40,000 वो EMI वगैरह में जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे ये वो उसका EMI लिया, लोन खत्म हो गया, ये 40,000 को वो सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकता है। नहीं तो आज के जनरेशन में क्या हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है पूरा सब खर्च कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, पेरेंट्स अपना पूरा इनकम बच्चे लोग पर डाल रहे हैं, तो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात नहीं सोच रहे हैं। अगर मेरा बच्चा कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता है पेरेंट्स पे ये। और कहीं ना कहीं अगर बच्चा वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, मैंने पैसा तो सेव किया था मेरे नाम पे, मेरा पैसा तो मेरे बच्चे का ही है, तो मैं वो पैसा बच्चे के नाम पे या वो लोन को रिपे कर सकता हूँ। बट हो सकता है ना मेरा बेटा काबिल रहे, वो खुद लोन रिपे कर सके, तो ये पैसा तो मेरा हो गया जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बना। तो मेरा एक सजेशन रहता है कि आप चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए अपने पास पैसा अपने पास रखो, कुछ बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करें, बट ट्राई करें कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है लोन के लिए भी थोड़ा देखें, क्योंकि एजुकेशन लोन में सब्सिडी हमें काफ़ी सारी मिल जाती है, जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, फिर जो प्रिंसिपल पे करते हो उसमें सब्सिडी मिल जाती है, आपको उसमें रिबेट मिलता है। तो अपने को वो फ़ायदा रहता है कि एक तो सेविंग हैबिट हम बच्चे के बिल्ड कर रहे हैं, एंड मेरा खुद का रिटायरमेंट मैं कॉर्पस को ख़राब नहीं कर रहा हूँ। जी, लोन की अगर हम बात करें, जिस तरह आपको भी ये जानकारी होगी कि लोन पे जो जिन लोगों ने लोन लिया है, होम लोन हो चाहे कार लोन हो या कोई भी लोन हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इस बार। EMI काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना बोझ कम करे, किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करे कि जो ये लोन जो रीपेमेंट में उनकी सुविधा हो, या कहीं पे कोई निवेश करके कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? यस, देखिए अगर लोन आपके पास है और अभी बैंक हाउसिंग लोन हो या हर तरह के लोन बढ़ गए, तो आपको ये देखना है कि आप अब जब 10% लोन पे कर रहे हो, क्या ऐसा कोई FD या कुछ आपने कर रखा है जो उससे कम आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बिकॉज हमने बहुत लोगों का देखा है जो कार लोन तो ले रहे हैं, अब वो पैसा उनके बैंक FD में पड़ा हुआ है, एंड वो FD से भी उस कार लोन को क्लियर कर सकते हैं। मेरा FD पहले 6-7% दे रहा था, एंड मैं लोन 10% पे ले रखा हूँ, एंड जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है बैंक में FD पे, उस पर मुझे TDS टैक्स भी लगता है। तो अगर मैं टैक्स को माइनस करूँ, मेरा ये 7% का जो FD है वो 4.9 या 5% का इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, और मैं 10% का ब्याज दे रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है जहाँ पे मुझे जो लोन मैं पे कर रहा हूँ उससे कम ब्याज मुझे आ रहा है, तो मैं वो लो अर्निंग इंस्ट्रूमेंट को ब्रेक करके मैं लोन को क्लियर कर सकता हूँ। या फिर अगर मैंने लोन ले रखा है, 10% का लोन है मेरा, और मेरी इनकम उसी पैसे पे 15% की आ रही है, ज़्यादा आ रहा है तो लोन रखने में तकलीफ नहीं है। बट अगर मैं लोन जो इंटरेस्ट है उससे कम अर्न कर रहा हूँ, तो ये फ़ायदा सबसे रहेगा कि पैसा देख करके उसको ख़त्म करना, एंड उसको लोन अगर मेरे मल्टीपल लोन है, 4-5 लोन है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एक एक करके लोन को क्लियर करें। सारे लोन तो एक दिन में क्लियर होंगे नहीं। तो जब जो आपके सबसे छोटे लोन है उसको क्लियर करें, पहले सबसे जो लगे उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद बड़े की तरफ ये छोटे से बड़े। बिकॉज अगर मैं देखता रहूँगा मेरे पास 6 या 7 लोन है एंड सबको क्लियर करना चाहूँगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक स्टेप वाइज, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, सबसे हाईएस्ट लोन का इंटरेस्ट रेट उसमें होता है, तो क्रेडिट कार्ड का ट्रैप से आप निकल जाओ, वह उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग कर रहे हो, आप ये ध्यान देना है कि आपका कभी भी ट्राई टू मेक द पेमेंट विद इन द साइकिल, आपको स्पिल ओवर या रोल ओवर ना करें। रोल ओवर करें भी तो उसको फास्टेस्ट क्लियर करें, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है कंपेयर टू अदर लोन्स। ठीक है रामशाह जी, आज काफ़ी अहम चर्चा हमने की, बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो में आए हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज हमने सीखा कि कैसे अपने फंड का सही उपयोग करें। यदि आपके पास अधिक पैसा नहीं है तो कम मात्रा में निवेश करना शुरू करें। कम उम्र में निवेश करना आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट्स की राय भी आप ले सकते हैं, ताकि आपका आज उठाया हुआ एक कदम आपके भविष्य को सुरक्षित बना सके। जागरूकता की यह पहल हमारी जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।